नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की। आप सभी को पता होगा भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा 400 पार का, या फिर प्रधानमंत्री लगातार अपने भाषण में कहते हैं 370 पार। आखिर 370 और 400 सीटें ही क्यों चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? और फिर इसके लिए आपने ये भी देखा होगा कि विपक्ष जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर है। और विपक्ष ये कहता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों पे अगर आ जाती है तो इसके बाद में वो संविधान बदल देगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐड ऑन कर दी जाती है। तो क्या किसी भी संविधान को बदलने के लिए 400 सीटों की, जब 543 सीटों की हमारी लोकसभा है, उसमें 400 सीटों की ज़रूरत है या 370 सीटों की ज़रूरत है? और जब हम सरकार बनाने की बात करते हैं तो सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जो है अगर किसी पार्टी को मिलती है तो वो पार्टी मेजोरिटी की होती है, और अगर उसको नहीं मिलती है या किसी अलायंस को मिलती है तो फिर वो अपनी सरकार बना लेता है। तो फिर 370 और 400 ये इतनी दूर का जो नारा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों दिया गया? तो इसके पीछे की कहानी जिस तरीके से अगर हम बात करें, जैसे आपको पता होगा 2014 के जब चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत आपने सुना होगा, जो बिहार से आते हैं। और प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू अभी जो है वो एनडीटीवी के ऊपर दिया गया है। वैसे उन्होंने जो है वो बिहार में अपनी एक पार्टी बना ली है, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो कोई बहुत बड़ी या उनसे कुछ ज़्यादा लोग जुड़े हैं ऐसा कुछ तो है नहीं। लेकिन अगर हम उनके इंटरव्यू को देखें तो कुछ चीज़ें जो है वो हमें समझनी चाहिए, और कुछ चीज़ों में जो है वो वाकई में जो है जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं उसमें हम लोगों की सहमति भी हो सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर के उस इंटरव्यू के भाग को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने जो बात आई है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की, तो उन्होंने सीधे तौर से जो है वो करारा हमला बोला है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो हमला उन्होंने बोला है उसके पीछे की वजह है, और वो वजह ये है, आपको पता होगा जब इंडिया अलायंस बनी थी, आप पूरे वीडियो जो है वो मैंने भी कुछ वीडियो उस पर बनाए थे और बात की थी कि अलायंस जो है वो ज़्यादा चलेगा नहीं। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। और फिर हुआ भी ऐसा ही। और प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें या कांग्रेस पार्टी को, उस नैरेटिव को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसके पीछे जिम्मेदार अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जब कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब लड़ने का मौका मिला, तब कांग्रेस पार्टी ने जो गलतियां की उसका खामियाजा आज पूरा विपक्ष भुगत रहा है। फिर चाहे वो आप देखिएगा डिमोनेटाइजेशन के वक्त एक स्थिति बनी थी कि पब्लिक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होना शुरू हो गई थी, लेकिन उस नैरेटिव को कांग्रेस पार्टी जो है वो भुना नहीं पाई। और उसके बाद में आपको 2018 का चुनाव याद होगा, जब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उस वक्त तीनों स्टेट जो थे वो भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी। उससे पहले कर्नाटका हारी थी। तो ऐसे कुछ फेजेस जो है वो आए थे, और प्रशांत किशोर के मुताबिक अगर हम देखें तो उन्होंने जिस फेज की बात की वो 3 फेज, और वो 3 फेज जो है वो वाकई में भारतीय जनता पार्टी उस वक्त, कांग्रेस पार्टी अगर दम लगाती या अच्छे से इस लड़ाई को लड़ती तो शायद कांग्रेस पार्टी जो है वो आज कहीं ना कहीं लड़ाई में जरूर होती। फिर चाहे वो दिल्ली के आम आदमी पार्टी का जब चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, और उसके बाद में एक भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार थी, नरेंद्र मोदी जो है वो नए प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त 15 से 18 महीने का एक फेज मिला था। उसके बाद 2018 वाला डिमोनेटाइजेशन के बाद में एक फेज मिला, और उसके बाद में कोविड के बाद में भी आपको पता होगा एक फेज जरूर मिला था। लेकिन तीनों बार कांग्रेस पार्टी विफल रही, और उसके बाद में आपको पता होगा लास्ट अंतिम बार जब है तो एक गठबंधन बना, इंडिया अलायंस। और इस गठबंधन के वक्त भी जो है वो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी जो गठबंधन है एक नैरेटिव बनाने या हम इसको कह सकते हैं कि एक नैरेटिव बनाने में कामयाब हुआ था कि मोदी को जो है वो सत्ता से बाहर करना है, एक माहौल बनना शुरू हुआ था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस गठबंधन को जो है वो डिले किया, उसकी जो प्रोग्रेस थी उसको होने से रोका। और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि अगर विधानसभा 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उस वक्त तक इसको टाल दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी अगर विधानसभा चुनाव में जीत जाती है इस गठबंधन की वजह से जो माहौल बनना शुरू हुआ था, तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी अपर हैंड में आ जाएगी।
और इसीलिए ना सीटों की शेयरिंग के फॉर्मूला आया, एक नामकरण के अलावा जो है वो विपक्षी गठबंधन ने ऐसा कुछ किया नहीं। और फिर उसके बाद में जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार, सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की, विपक्षी गठबंधन को छोड़ा और उसके बाद में एक के बाद एक जो है वो झगड़े होना आपने देखा। और उसके बाद में लड़ते उठते बैठते जैसे भी है गठबंधन आगे बढ़ा। और आज स्थिति ये है कि गठबंधन एक तरफ हुआ और दूसरी तरफ खाई। वो पार्टियां जैसे टीएमसी जब बात करती है कि हम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के साथ है, लेकिन जब पश्चिमी बंगाल में लड़ाई लड़ने की बात आती है तो वो कांग्रेस के साथ सीधे जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये फिर किस तरह का गठबंधन है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जो है वो गठबंधन में है, लेकिन पंजाब में दोनों जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। तो ये जो है वो अभी गठबंधन का बना हुआ। और ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री 400 पार या 370 का नारा देता है, तो फिर इसमें एक चीज जो है वो समझ में आती है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया है। 2 बार की आपको पता होगा, हम देखते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बनती है, लेकिन इस बार भी जो है वो एंटी इनकम्बेंसी बन नहीं रही है। और एंटी इनकम्बेंसी बन नहीं रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी अभी जो है वो मीडिया को, एक जिसको कहें कि राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे रणनीतिकार हो, चाहे मीडिया हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्मार्टली जो है वो एक टॉपिक दिया है कि अगर 272 के बजाय अगर इस लड़ाई को 370 या 400 के आसपास का देखा जाए, तो उसके बाद में जो है वो एक नैरेटिव तय हो जाता है। और उसमें 272 के बाद में अगर 273 सीट भी या 275 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल जाती है तो फिर उसकी सरकार बनना तय है। तो मौलिक, एक जिसको हम कहें कि मॉरली अगर जो है वो पार्टियां ये कह सकती है कि देखो जी 370 या 400 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली, लेकिन अगर 303 से अगर 10 सीट या 20 सीट भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ऊपर मिल जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मॉरल जीत ये हो सकती है कि पिछली बार से उनको ज़्यादा सीटें मिली। और ये उस स्थिति में जब एंटी इनकम्बेंसी, तो इस बार जो है वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं बन रही। और इसके लिए सीधे तौर से जो है वो अगर हम देखें तो फिर इसके लिए जो है वो चाहे कांग्रेस पार्टी कहें चाहे विपक्ष, सीधा जो है वो इन्हीं की जिम्मेदारी हम जो है वो समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक विपक्षी गठबंधन या कांग्रेस पार्टी एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंपेयर किया जा सके, कोई ऐसा चेहरा जो है वो प्रोजेक्ट नहीं किया। और प्रोजेक्ट किया राहुल गांधी, इसलिए लोग जो है वो लगातार राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आपको पता होगा इससे पहले भी जो है वो एक भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी का पार्ट हो सकता है। जब जब विपक्ष जो है वो एक नए मुद्दे लाती है तो भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करती है और पूरे मुद्दे को आप देखिएगा स्मार्टली एक ट्विस्ट करते हैं और इस पूरी लड़ाई को जो है वो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी पे ले जाते हैं। और जब ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के दोनों के आमने सामने आ जाती है तो फिर लोग कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये कंपैरिजन होता है तो फिर नरेंद्र मोदी जो है वो राहुल गांधी के मुकाबले इस रेस में बहुत आगे निकल जाते हैं। और इसी का फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा, आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलती है कि उनके स्टार प्रचारक, और उनके स्टार प्रचारक कौन है, चाहे वो राहुल गांधी की बात करें, चाहे सेम पित्रोदा की हम बात कर सकते हैं, मणिशंकर अय्यर की बात कर सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलते हैं जिसका सीधे तौर से फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। तो प्रशांत किशोर या जितने भी जो राजनीतिक विश्लेषक है, वामपंथी मीडिया को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि वामपंथी मीडिया में अभी विपक्षी गठबंधन की आंधी आई हुई है और उस आंधी में जो है वो आंधी इतनी मजबूत है कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि विपक्षी गठबंधन जो है वो पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बना रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 150 से 200 सीटों के आसपास। लेकिन ग्राउंड की अगर हम बात करें तो कंपेरिजन करके अगर हम देखते हैं तो जहाँ फर्क हमें दिखाई देता है वो है, जैसे हम बात करते हैं नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट में भारतीय जनता पार्टी 2014 से हम बात कर सकते हैं, 2019 से बात कर सकते हैं और अभी 2024 में भी हम बात कर सकते हैं, 325 सीटों के आसपास जो है वो इसी बेल्ट से आता है। और इस पूरे हिस्से में जो है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। आप देखिए 2014 में भी जो है वो 325 में से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, उसके बाद 2019 में कितनी जीती और 2024 में। अब 2024 में इसके मुकाबले विपक्षी गठबंधन की अगर हम बात करें जो कांग्रेस के साथ अलायंस है, तो वो 2014 और 2019 में जो है वो मजबूत दिखाई दिया, और वो मजबूत दिखाई दिया ईस्ट में या फिर हम बात कर सकते हैं साउथ में। और उस स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन अगर साउथ पे से अगर 10 से 20 सीटें, जैसे कि हम देख सकते हैं पश्चिमी बंगाल, आसाम, ऐसे कुछ स्टेट है जहां से अगर भारतीय जनता पार्टी 10 से 20 या 50 सीटें भी अगर निकाल लेती है
तो फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, अगर राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन, अगर 5वें दौर के बाद ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की नॉर्थ में जो है वो 10 से 20 सीटें कम हो सकती है, तो फिर साउथ में भारतीय जनता पार्टी अगर 20 से 25 सीट गेन करती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी एज इट इज उनकी वही स्थिति बनेगी जो 2019 की बनी हुई है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इससे ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब हो जाती है साउथ में, अगर वो 50 से 60 या 70 सीटों के मार्जिन पे चली जाती है, और अगर नॉर्थ में उसको 10 सीटों से ज़्यादा लॉस नहीं होता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो आकलन है 370 सीटों का, तो फिर 350 से 370 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी आराम से जो है वो जीतती हुई दिखाई देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने एक नैरेटिव सेट किया 370 से लेकर 400 का, ताकि ये जो 272 का जो है इस टॉपिक पे बात ही ना हो, बात चली जाए 400 पार। और आज आप देखिए विपक्ष जो है वो उसमें पूरी तरीके से उलझ चुका है, और विपक्ष जो है वो बात कर रहा है 350, 370 या 400, और जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी यही बात कर रहे हैं 350, 350। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत यह है कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि नतीजों का हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से जो है वो ग्राउंड पे अभी चल रहे हैं चुनाव, उस हिसाब से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 के मुकाबले जो है वो चाहे 3 सीटें, चाहे 10 सीटें या 20 सीटें, लेकिन सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसकी बढ़ रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।